पर्यावरण और संगीत का रिश्ता बड़ा गहरा है दोस्तों। अगर अच्छा पर्यावरण है तो अच्छे अच्छे राग रागनियों की रचना हो जाती है। एक बार बादशाह अकबर की जिद पर बीरबल को राग दीपक सुनाना पड़ा था और उसकी तासीर से महल के दिए अपने आप जल गए और आसपास का माहौल तपने लगा। उसके बाद उसकी तासीर को ख़त्म करने के लिए राग मेघमल्हार गाना पड़ा था। राग मेघमल्हार की तासीर है कि बादल घिर आते हैं और बारिश होने लगती है। तो है ना रिश्ता गहरा। नमस्ते, मैं नीता उपाध्याय ओरिएंट ग्रीन्स की पंचतत्व सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। इस ऑनलाइन सीरीज़ में हमारे साथ हैं संस्कार भारती भाग 3 और क्यूरियो। तो मैं अभी बात कर रही थी पर्यावरण और संगीत के बारे में। तो आज हम इस पर और भी ज़्यादा गहराई से चर्चा करेंगे हमारे आज के स्पीकर गेस्ट के साथ, जो हैं राजस्थान ललित कला अकादमी के एक्स चेयरमैन मिस्टर अश्विन दलवी साहब। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। पंचतत्व में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नीता जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा विषय है वैसा ही वेन्यू है। आपके इस प्राकृतिक सौंदर्य को जो आपने यहाँ पर सजा के रखा है उससे बहुत अभिभूत, बहुत आनंद आ रहा है। इस विषय पर ऐसी जगह पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। आज हमने ऐसे डिसाइड किया कि आज का जो प्रोग्राम है हम अपने ओरिएंट ग्रीन्स के गार्डन में ही शूट करेंगे। हाँ। और इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे। बिल्कुल, तो मैं जिज्ञासु हूँ, थोड़ी सी जानकारी आप दें तो चर्चा हम शुरू अभी आप ये जो देख रहे हैं ना, हाँ। ये इससे पथरी का इलाज होता है। ये जो फ्रूट्स है ना, ये चकोतरे का फल है, इसको ग्रेप फ्रूट भी कहते हैं और काफ़ी मेडिसिनल प्लांट है ये। हाँ हाँ एक्चुअली और भी काफ़ी ऐसे मेडिसिनल प्लांट लगे हुए हैं हमारे गार्डन में। मगर ये क्या यहाँ पर राजस्थान की मिट्टी में आराम से उग जाता है क्या? क्योंकि मैंने पहली बार चकोतरे का पेड़ यहाँ पर देखा है। आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ उग जाता है। अगर कोई एक्सपर्ट तरीके से थोड़ा इस पर ध्यान ज़्यादा दे और थोड़ा देखभाल ज़्यादा करे तो आराम से उग भी जाता है, ऐसा नहीं है। पर मतलब बहुत कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है। हाँ, ये जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत पाया जाता है, सिलीगुड़ी साइड में। हाँ। और बिहार में भी पाया जाता है। अब देखिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है। बहुत फर्क है। आपने इस परिवर्तित क्लाइमेट में इसको यहाँ पर लगा के रखा है, संजो के रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा इसी तरह से मैंने जो आपको अभी जूस पिलाया था वो इसका था पैशन फ्रूट का। अच्छा अच्छा। ये भी राजस्थान के क्लाइमेट में इजीली नहीं ऐसे ग्रो नहीं करता है। मैंने भी वो जूस पहली बार पिया था। अच्छा अच्छा। जी जी। तो आज हम जो अपने टॉपिक पे जो हमने रखा है संगीत और एनवायरनमेंट जी। तो ये दोनों का क्या रिश्ता है असल में? लगता है आपको कि मैं जैसे कह रही थी कि बहुत गहरा है रिश्ता, तो क्या सच में इसका रिश्ता बहुत गहरा है? निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता है। देखिए पर्यावरण जो है वो भी प्रकृति की देन है, संगीत जो है वो भी प्रकृति की देन है। जी जी। तो एक तरह से आप इन दोनों को बहुत घनिष्ठ भाई माने। जी जी। एक ही माँ की संतान है ऐसा समझ लीजिए, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे हम लोग संगीत में कहते हैं कि संगीत के सुरों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पता चलता है कि प्राकृतिक जो भी प्राणी पशु पक्षी हैं उनसे हुई। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद। अब ये जिनके नाम हैं सारे गम पधनी, कहते हैं कि षडज मोर से, ऋषभ चातक से, गंधार मेंढे से जो बकरा होता है उससे, मध्यम कौए से, पंचम कोयल से, दैवत मेंढक से और निषाद हाथी से। अच्छा, ये बात हमको नहीं मालूम थी। असल में ये हमारा फील्ड नहीं है ना, इसलिए। जी जी जी। जैसे मैं आपके फील्ड के बारे में सीख रहा हूँ, वैसे कुछ एक जिज्ञासु बातें मेरे पास में भी है जो आपको नहीं लगेंगी। जी जी जी। तो मतलब जो सा जो शब्द है इसको क्या बोलेंगे? षडज। षडज ये मोर से उत्पन्न हुआ। हाँ हाँ, षडज जो स्वर है वो मोर से उत्पन्न हुआ है। तभी कहते हैं कि मोर षडज स्वर में कूक रहा है, इस तरह से। ऐसा है क्या? विद्वानों ने कुछ ना कुछ सोच कर रखा होगा। तो षडज का मतलब होता है छः का कारक। छः का कारक। हाँ, छः। अच्छा। षड मतलब छः। अब कैसे होता है जी। संगीत में 7 स्वर हैं। पहला स्वर अगर षडज है तो वो षडज बाकी 6 स्वरों का कारक है। अच्छा। हाँ, इसलिए उसका नाम षडज है। तो हर एक का जो नाम है वो किसी ना किसी लॉजिक या रीजन से रखा गया। अच्छा, ये बात है। ये देखिए, ये हमारे आपने छोटा सा जंगल देखा नहीं होगा कभी। ये हमारा छोटा सा जंगल है। वाह।
जंगल ऐसा ही होता है लगभग, बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। नेचुरल बनाने की इसको हमने कोशिश की है। इसी बहुत तरह के सुंदर। और भी हैं काफ़ी, इधर ये आप देख सकते हैं, ये हमारे अलग सब, अलग तरह के कैक्टस ये दिख रहे सब, हैं। ये जैसे ये इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट है, अच्छा। ये अंदर टेबल पे रखे हैं, ये तो अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी और जो पोल्यूशन होता है, इंडोर पोल्यूशन, हाँ, इसको ये कंट्रोल करता है। इसी तरह ये भी सेम यही है, ये भी इसी का है। क्या नाम है इनका? ये सेंसिवेरिया है, सेंसिवेरिया। और ये अलग अलग तरह के हैं सब, ज़्यादातर इनमें वही है, इंडोर एयर प्यूरीफायर ही है। तो आप मुझे ये बताइए कि इनमें अगर ये जो संगीत है, इसकी उत्पत्ति अगर कुदरत से हुई है, तो ये हमारी लाइफ के लिए ये कितना, मतलब क्या रोल है इसका संगीत का हम इंसानों की ज़िंदगी में या हमारे इस एनवायरनमेंट के लिए? देखिए, इसको रोल या उपयोगिता से मत बोलिए, ये प्रकृति की देन है। और अपने आप अब इसको अलग अलग लेवल पर अपन देखें, जी जैसे जंगल है, प्रकृति ने हमको जंगल दिए, जी बिल्कुल। जंगल का क्या उपयोग है, ये प्रश्न एकदम निरर्थक सा लग जाता है। उपयोग तो हम बनाते हैं बाद में और उस प्रकृति का सत्यानाश कर देते नहीं, हैं, नहीं, मगर ये उपयोग एक प्रकृति तो की है देन है। environment की। वैसे ही संगीत भी एक प्रकृति की देन है। हर एक चीज़ में ध्वनि है, हर एक चीज़ में लय है, हर एक चीज़ में रिदम है, ताल है उसकी। जिस लय में वो स्पंदित होता है, जैसे हम लोग संगीत में कहते हैं कि संगीत का की उत्पत्ति कैसे नाद से हुई है। नाद यानी कि जहाँ स्पंदन हुआ वहाँ से शुरू हुआ, तो उस सृष्टि का कारक ही नाद है। तो हम लोग तो संगीत को पूरी सृष्टि का उत्पत्ति करता मानते हैं। और क्या इसमें कोई टेक्नोलॉजी का भी कोई रोल होता है क्या? टेक्नोलॉजी का ये तो बहुत ही बाद की चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी संगीत में और पर्यावरण में। जी मगर इसको और थोड़ा सा क्रूड रूप से देखते हैं, जी तो जैसे आपने एक छोटा सा जंगल बनाया, वो आपने एक आर्टिफिशियल जंगल बनाया, मगर कुदरत ने हमको जंगल दिए हैं, बिल्कुल। एकदम नैसर्गिक और एकदम प्राकृतिक है। अगर आप आज के ज़माने में ड्रोन है, 300-400 मीटर ऊपर से उसकी वीडियोग्राफी करेंगे एक जंगल की, कितना खूबसूरत सुंदर लगेगा, नेचुरली बहुत अच्छा लगता है। एक ब्यूटी है उसके अंदर। मगर आप जंगल के अंदर जाएंगे तो जीवन दूभर हो जाएगा, आप समझ में नहीं आ पाएगा आपको कि कैसे रहेंगे। वैसे ही क्रूड संगीत भी है, अच्छा सिर्फ अभिव्यक्ति, यानी वो प्रकृति की अभिव्यक्ति एनवायरनमेंट के माध्यम से वो एक जंगल बना, मगर संगीत के रूप में कैसे अभिव्यक्त करें, तो लोक संगीत में वो अभिव्यक्ति दिखने को मिलती है। लोक संगीत कोई शास्त्र में निबद्ध नहीं रहता, मगर स्वयं प्रस्फुटित हुई अभिव्यक्ति रहती है स्वरों की। तो आप किसी गांव में जाएंगे और वो जो लोग संगीतकार हैं वो अपना अभ्यास करेंगे, उनसे पूछो कि कौन सा ऋषभ है कौन सा गंधार, वो समझ में नहीं आएगा। मगर वो जो उनके मन के भाव हैं उनको कुदरत के रूप से वो अभिव्यक्त करते हैं, तो वहाँ लोक संगीत बन जाता है। लोक संगीत की रचना इसी तरह से। हाँ, इसी तरह से स्वाभाविक अभिव्यक्ति संगीत के माध्यम से वो लोक संगीत है। दूसरे चरण में आएंगे तो थोड़ा सा उसको सोफेस्टिकेशन दे दिया। जैसे आप अगर आपने एक गार्डन लगाया, इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से आपने ये जो गार्डन लगाया है, इसके लिए आपको हर एक चीज़ के शास्त्र का ज्ञान होगा, यानी कि इन पौधों के जो शास्त्र है उसका ज्ञान होगा, तभी आप इसको व्यवस्थित कर पाएंगे। तो एक व्यवस्थित जिसको कह सकते हैं हम आपकी संरचना है, तो एक वातावरण की, जो आज का संगीत है वो भी ऐसे व्यवस्थित, वैसे ही जो शास्त्रीय संगीत है वो व्यवस्थित है। यानी कि कौन सा ऋषभ में कौन सी श्रुति होती है, कौन से राग में कौन से स्वर लगने हैं, और पूरा शास्त्र बना हुआ है। तो शास्त्र के साथ में वो व्यवस्थित हो जाता है। अब व्यवस्थित हो गया तो उसके बाद में टेक्नोलॉजी का रोल आ जाता है तीसरे चरण में। अभी जैसे आपका पर्यावरण के अंदर न जाने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई जो 10 दिन का काम 1 दिन में कर देती है। हाइड्रोपोनिक्स आ गया, आपके ग्रो बैग्स आ गए जिसमें आप छत पर भी सब कुछ उगा सकते हैं, और न जाने क्या क्या मशीनरीज आ गई। वैसे ही संगीत के अंदर पहले माइक्रोफोन्स आए, स्टूडियोज़ के अंदर रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स आए, और देखेंगे तो सॉफ्टवेयर्स आ गए, एप्लीकेशंस आ गई। अभी एक उदाहरण देता हूँ आपको, ए आर रहमान साहब का। तो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि अगर मेरे को 150 वायलिनिस्ट एक साथ बजवाने हैं तो आज मैं सिर्फ 4 वायलिनिस्ट से काम लेता हूँ। 4 वायलिनिस्ट बजा देते हैं, मशीनरी से ऐसा इफेक्ट आता है कि 150 वायलिनिस्ट एक साथ बज रहे हैं। इतना मल्टीप्लाई हो जाता है। इतना मल्टीप्लाई हो जाता है। पहले के ज़माने में आप देखा होगा, लता मंगेशकर जी के पुराने वीडियोस देखेंगे तो बहुत बड़ा सारा स्टूडियो होता था। वहाँ पर
अपने परकशन का अलग कॉलम होता था, फोनिक्स का अलग कॉलम होता था, और मैंने भी और देखा बहुत सारे म्यूजिशियंस वो बहुत सारे सब एक इंस्ट्रूमेंट बजा साथ, रहे और होते फिर थे। एक टेक होता था और सब लोग एक साथ बजाते थे। तो मान लीजिए सारंगी वाले ने कुछ गलती करी तो दोबारा से रीटेक होता था और पूरा की पूरा वो ऐसा चलता था। आज स्टूडियो एक छोटे से कैबिन के अंदर हो गया, और जिसको जब सुविधा हो अपना पार्ट आके बजाए और जाए। तो समय की भी बचत हो गई। तो इन सब से एक टेक्नोलॉजी का रोल जो संगीत में है, टेक्नोलॉजी तो हमारी सुविधा के लिए असल में इजी कर दिया हमारे इजी कर दिया। तो और उस इजी करने के चक्कर में एक जिसको जिसको कहते हैं माइलस्टोन जो टेक्नोलॉजी ने एंटर किया, तो वो इसलिए भी आया कि मान लीजिए पहले के ज़माने में जो प्रांगण होते थे उसके अनुसार वाद्य यंत्र बजते थे, उसके अनुसार गायक अपना अभ्यास करता था कि कितनी दूर तक मेरे को अपनी आवाज़ पहुंचानी है। अच्छा। जब माइक्रोफोन आ गया तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कम प्रयत्न में भी बहुत दूर तक वो पहुंचा सकता है। तो टेक्नोलॉजी ने तो हमको बहुत कुछ दिया है। तो ये तीसरा चरण टेक्नोलॉजी का आया है। ये है लेट्यूस है हमारा, अरे वाह ये ग्रीन लेट्यूस है, और इसी में स्ट्रॉबेरीज भी हैं थोड़ी सी, ये देखिए। हाँ, यहाँ पर ये मैं देख पा रहा हूँ, ये स्ट्रॉबेरीज हैं। हाँ, ये लाल स्ट्रॉबेरी है भी हो ना, गई ये हैं, ये हाँ। रेड भी हो रही है ना, ये देखिए हम्म। ये पक रही है। ये इस पे ये लगा दिया, इससे मिट्टी से ये खराब नहीं हो, हाँ। इसलिए ये कूलर की घास लगाया है। अब आप देखिए प्रकृति से कैसे जुड़ा हुआ है संगीत, कि सिर्फ पेड़ पौधों में ही नहीं, आजकल तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि संगीत का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्राणियों के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं आपको अपना ही एक उदाहरण देता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ तो हम लोग जब मेरे पिताजी अभ्यास कराते थे तो सवेरे 4 बजे उठ के अभ्यास कराते थे। तो हमारे एकदम एडजॉइनिंग जो प्लॉट था वहाँ पर एक मिस्टर चौधरी रहते थे। अभी वो तो शिफ्ट कर गए, मगर वो अपनी गाय भैंसे पाल के रखा करते थे। अच्छा। तो हम लोग सवेरे 4 बजे उठते थे, और वो जो चौधरान है वो भी 4 बजे अपने गायों के लिए उठती थी। अच्छा। तो हम लोग रियाज करते थे। कुछ समय ऐसा आया होगा कि 3-4 दिन के लिए मैं बाहर गया हूँगा। तो जो मिसेस चौधरी थी उन्होंने पूछा मेरी मम्मी से कि भाई वो आजकल वो अभ्यास वगैरह नहीं करते, क्या बात है? बोले नहीं, वो बाहर गया है, कोई खास बात? बोले नहीं। बोले मेरी एक गाय, इसको मैं रोज़ मारा करती थी तब दूध देती थी, मगर ये जो आपका समय जब मिला ना तो मेरे को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आप दूध देती है। ओ, मैंने भी सुना था कि गाय संगीत सुन के गायों ने ज्यादा दूध दिया। ये तो मैंने मेरे भी साथ सुना में खुद अपने Practically प्रैक्टिकली हुआ। घटना हुई। तो आके उन्होंने किस्सा सुनाया। आज भी वो वहाँ पर जो चौधराइन है वहाँ पर रहती हैं अपने। हम तो समझते थे कि ये हमने पढ़ा था कहीं कि किसी ने अपनी गायों को संगीत सुनाया और उन्होंने ज्यादा दूध दिया, लेकिन आपके साथ ये सब प्रैक्टिकली हुआ कि आप गायन करते थे 4 बजे और हमारा जो अभ्यास चलता था, और वो आराम से उसको जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कमाल है। एक और बहुत बेहतरीन उदाहरण मैं आपको दूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है। जी बताइए। आपने इटली के जो शासक थे मुसोलिनी, उनका नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना है मुसोलिनी का नाम। तो उन्होंने एक बार पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को इनवाइट किया था। जी जी। बोले आपके भारतीय संगीत में बड़ी शक्ति है, ऐसा हम सुनते हैं, मुझे भी बड़ी जिज्ञासा है सुनने की। तो उनके लिए सभा मैनेज की गई। जी। तो पंडित जी अपने साथ में 2 तानपुरे कुछ शिष्यों को ऐसे लेकर गए थे। तो जैसे ही, अच्छा मुसोलिनी की खास बात ये थी कि उसको अनिद्रा की बीमारी थी। अच्छा। वो कभी सो नहीं पाते थे। तो उन्होंने जब सभा हुई और उन्होंने जैसे ही तानपुरे छेड़े, थोड़ी ही देर में मुसोलिनी एकदम बहुत अच्छे से में हो गए, सो गए। अच्छा। तो ये हमारे भारतीय, ये भारतीय संगीत की, हाँ। ओके। और तानपुरे संवाद भाव से मिलाए जाते हैं जी। तो उसकी ध्वनि ही अपने आप में एक ऐसी स्वयं को पूर्ण करने वाली ऐसा महसूस होती है। अच्छा। तो उनको प्रगाढ़ निद्रा आ गई। और कब से सोए नहीं थे वो उनको याद नहीं कि वो लास्ट टाइम कब सोए थे। अच्छा। हाँ, तो उनकी अनिद्रा की बीमारी इस तरह से इस चरम पर है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। संगीत से अनिद्रा की बीमारी को दूर कर, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के द्वारा। हाँ। और भारतीय शास्त्रीय संगीत इसलिए भी, देखिए ये क्या कि 2 भागों में है शुरू से ही। जी जी। एक होता है मार्गी संगीत और एक अच्छा। होता है देशी संगीत। अच्छा अच्छा। अब मार्गी संगीत वो संगीत होता है जो आपको मार्ग के ऊपर लेकर जाए। जी बैठ।
और मार्ग कौन सा? मार्ग यानी कि आध्यात्मिक मार्ग। भाई हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, अपन जो इंडियन फिलोसॉफी में पढ़ते हैं कि हमारा जो एक अंतिम लक्ष्य है, मुक्ति या मोक्ष या साल्वेशन, जिस जो भी आप उसको नाम देना चाहें, तो उसके अलग अलग रास्ते होते होंगे। तो आध्यात्मिक संगीत का मार्ग दिखाने वाले संगीत को मार्गीय संगीत। और एक होता है देशी संगीत। देशी संगीत यानी लोक रंजन के लिए। तो आज उसको देखें तो जो दो भाग बटे हुए हैं वो है लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत मार्ग पर ले जाने वाला और लोक संगीत आपका एंटरटेनिंग संगीत। तो लोक संगीत के अंदर ही जो देशी संगीत है उसी में लोक संगीत भी आता है, उसी में फिल्मी संगीत भी आता है, पॉप संगीत भी आता है और अलग अनेक तरह के एंटरटेनिंग जितने भी संगीत होते हैं वो सब आते हैं। तो मतलब ये हमारी लाइफ को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है ये म्यूज़िक और एनवायरनमेंट का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं कि शहर में अभ्यास करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ वो एकांत नहीं मिलता। इसीलिए मैं अभ्यास करने के लिए मंदसौर नाम की एक जगह मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर एक आश्रम है, मुक्तानंद आश्रम। वो एकदम नदी के किनारे पर है और प्राकृतिक वातावरण है। वहाँ पर एक समाधि है, आश्रम है तो समाधि होती है। वहाँ पर मैं जाके अभ्यास किया करता था। वो वहाँ आप एमपी से हैं? नहीं, मैं हूँ जयपुर का ही, मगर अभ्यास करने के लिए कभी कभी वहाँ जाता था। आप एमपी जाते थे? हाँ वहाँ पर वैसा मेरे को वातावरण मिलता था इसलिए। तो जब प्रकृति अनुकूल होती है ना तब आप अपना काम बहुत आसानी से कर पाते हैं। तभी मैंने शुरुआत में बोला था ना कि अगर एनवायरनमेंट आपके आसपास का पॉजिटिव है तो आप अच्छे अच्छे राग रागिनियों की भी रचना कर सकते हैं। आपने इतने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए कि तानसेन ने मल्हार राग गाया या तानसेन ने दीपक राग गाया। इन सब के आज हम उनको साइंटिफिकली प्रूफ न कर पाए या इस प्रोसेस में है, मगर ये सब चीज़ें कोई गलत नहीं है। ये हुआ इसको क्या है कि बहुत जो सटीक तरीके से कहा जाए, जो बहुत अच्छे तरीके से उसको सही तरीके से गाएगा और सही उसके साथ जो कहते हैं ना आत्मा के साथ ही गाएगा। इसीलिए आत्मिक जी इसीलिए इसको साधना का मार्ग कहते हैं। जी बिल्कुल। तो साधना तपस्या वो सब करनी पड़ती है तब जाके आप उसके साथ में वहाँ तक पहुँच पाते हैं। आजकल कभी कभी ऐसा भी देखने में है कि जो शास्त्रीय संगीत जिसका उद्देश्य मार्ग ही है वो भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ होने लग गया, रुझान हो गया, मगर वो होना नहीं चाहिए। ये मेरा मतलब शास्त्रीय संगीत है या मार्गी संगीत है वो उसी मार्ग पे चलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। नहीं, आजकल क्या हर चीज़ को हर इंसान को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए और वो फिर हर माध्यम में ही ढूंढा जा रहा है कुछ भी। हालांकि हम भी, मैं गार्डनिंग करती हूँ, मुझे तो ये भी आध्यात्मिक लगता है। बिल्कुल, मैं हमेशा जो भी अपने प्लांट के साथ जब होती हूँ तो मुझे यही लगता है कि मैं पूजा कर रही हूँ, मैं कोई साधना कर रही हूँ। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ, ना मैं कभी बोर होती हूँ इससे कि मुझे थक गई या कभी नहीं। मैं घर के कामों से थक जाती हूँ लेकिन गार्डनिंग करने से कभी नहीं थकती। ये सब संस्कार की बात है। देखिए हम लोग के बहुत पुराने संस्कार इसी तरह से चले आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ लेनी है उसको पूजा माननी है। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, इस तरह की साधना के प्रकल्प मेरे पिताजी हमें बचपन से ही संस्कार देते थे। तो जब मैं पढ़ाई करता था ना तब भी पिताजी सवेरे 4 बजे उठाते थे, बोले कि 4 बजे उठो, स्नान ध्यान करो, अगरबत्ती लगाओ और अपनी किताबें खोलो। वो पुराने ज़माने में हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में। फिर मैं जब टेनिस खेलने लगा तो टेनिस खेलने के लिए वही 4 बजे कोर्ट जाओ, स्नान ध्यान करो, कोर्ट जाओ, वहाँ पर पूजा करो अपनी और फिर अपना। तो हर एक चीज़ को अध्यात्म के साथ में जोड़ना ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारे संस्कार रहे हैं। तो इसीलिए आपको इनमें भी ईश्वर दिखता है। हाँ, ईश्वर तो है ही, असल में ईश्वर है ही। और इसमें गवर्नमेंट का क्या कोई रोल इसमें हमारे पर्यावरण और संगीत में अगर आप सरकार की भूमिका देखें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका है सरकार की। पर्यावरण को सुरक्षित करने में तो है ही। देखिए कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जो शायद हम अभी भी ब्रिटिश काल के ज़माने में जी रहे हैं, उनको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि इस तरह से हमारी इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने योजनाबद्ध तरीके से तहस-नहस किया ही था। तो बहुत सारे नियम ऐसे उस ज़माने के बनाए गए जिनको आज मंथन करने की आवश्यकता है। अब ये मालूम नहीं कि ब्रिटिशर्स का है कि नहीं, मगर एक नियम तो आप ये देखिए कि किसान पेड़ उगा सकता है मगर उसको बेच नहीं सकता है। हाँ, वृक्ष काटने पर प्रतिबंध है, मगर अगर उसको आप कमर्शियल इंडस्ट्री के साथ में जोड़ देंगे तो अपने खेत खलिहान के साथ में पेड़ भी उगाएगा। ये नियम आने से पूर्व
किसान 2-4 पेड़ इसलिए लगाता था कि इनको बेच के अपनी बेटी की शादी करूँगा। तो एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा साधन था किसी भी किसान के लिए। तो उस तरह के कुछ एक नियम का दोबारा से मंथन करने की आवश्यकता है। और जैसे ब्रिटिशर्स ने कैसे कॉटन इंडस्ट्री को अपना, ये जो उद्योग थे, कपड़ा उद्योग, जहाँ जीडीपी 36 हुआ करती थी, वहाँ 1 पर आकर चली गई। तो योजनाबद्ध तरीके से ये सब जो किया, ये रिवाइव होनी चाहिए। शशि थरूर जी ने कितना अच्छा अपना भाषण दिया था उसके अंदर, कि किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से ब्रिटिशर्स ने धीरे-धीरे खत्म किया चीज़ों को। तो ये सब पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब एक चीज़ आपको और बताऊं, एक यूट्यूब चैनल पे ही मैंने देखा था, मगर बहुत इम्पोर्टेंट सी लगी। अब आप जानते हैं अफ़ीम, हाँ, जो अफ़ीम होती है हमारे ग्रंथों में भी सबसे बड़ी औषधि के रूप में उसका उल्लेख मिलता है। और भारत अफ़ीम का सबसे बड़ा उत्पादक था। आयुर्वेद में दवाइयाँ बनती हैं। बिल्कुल दवाइयाँ बनती हैं। तो उसको नेगेटिव कैंपेन करके अफ़ीम को यहाँ से बंद करा देना, और बंद कराने के बाद कौन उगा रहा है? जिन्होंने इसको बंद कराया, ठीक है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे अमेरिकन कंट्रीज़ हो। तो अब कोई बोलता है कि नहीं भाई अफ़ीम से तो नशा होता है, नुकसान कर सकता है। भाई जो नुकसान है वो तो शराब से भी होता है, आज भी पेपर में था। है ना? तो उसको बंद करिए। और कुछ नियम अगर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, मगर ये मेरा कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स के समय पर कुछ एक ऐसे नियम बनाए गए थे जो हमारे अभी अगर परिवर्तन करें तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। उस पर मंथन करना चाहिए सरकार को। जहाँ तक संगीत का सवाल है तो मैं आपको बता दूँ, विश्व के श्रेष्ठतम संगीत में से भारतीय संगीत है, क्योंकि आदि संगीत है, साम से चला आ रहा है और अपडेटेड है। आज का जो शास्त्रीय संगीत है वो अपडेटेड है। तो इतनी लंबी यात्रा करने के बाद में, और दूसरी चीज़ की विश्व प्रसिद्ध संगीत है। आप देखिए पंडित रविशंकर जी ने कैसे अपने भारतीय संगीत को पूरे विश्व भर में उसका प्रचार प्रसार किया। तो ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। तो जितना सपोर्ट सरकार की तरफ से संगीत को मिलना चाहिए, उस पर एक मंथन की आवश्यकता है। क्या कहाँ क्या होना चाहिए, उसके मंथन की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो देश है ना, वो कला संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए विश्व प्रसिद्ध नहीं है कि यहाँ पर कितने कंप्यूटर बनते हैं या यहाँ पर कितने औजार बनते हैं। आप विश्वास मानिए, हॉलैंड में जो कंस्ट्रक्शन है, एक ब्रिज वैसा इंडिया को बनाने में अभी भी हम लोग 150 साल के आसपास पीछे हैं कि उनके जैसा एक ब्रिज हम तैयार कर सकें। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट द साइंस, बट इट इज़ आर्ट एंड कल्चर, जिसको सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसा क्योंकि हमारे आर्ट और कल्चर को पूरी दुनिया बहुत अच्छे से मानती भी है और जानती भी है, और बस सीखने भी आते हैं। यहाँ पर कितने लोग आते हैं जो यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखते हैं। मैंने देखे काफ़ी ब्रिटिश आ रहे हैं, अमेरिकन आ रहे हैं, और कितने कोई हनुमान चालीसा गा रहे हैं, कोई रामायण का पाठ कर रहे हैं। कई बार मैं देखती रहती हूँ इस तरह के वीडियो, तो मुझे लगता है ये लोग हमारी संस्कृति को कैसे अपना रहे हैं। और हरे रामा हरे कृष्णा, तो अभी हमारे को असल में पर्यावरण में भी सरकार का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ेंगे इस तरह के कि उनको लागू करना पड़ेगा, कि फिर सब आराम से उस रास्ते पे चल पाए। क्या बाधाएं बहुत हैं, मुझे लगता है आपके फील्ड में भी यही बात है। मगर मैं आपको बताऊं, सच में बाधाएं हम लोग को दिखती हैं, बाधाएं हैं। मगर जहाँ तक मैंने, जितना भी मेरे को छोटा मोटा जानकारी है, हमारा देश इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है कि हम लोग कम से कम यहाँ पर ज़िंदगी जी तो रहे हैं। इन द सेंस कि जो नियमावली यहाँ पर है ना, वो इतनी ज़्यादा कठोर नहीं है। आप अगर अमेरिका जाएंगे या चाइना जाएंगे या यूरोपियन कंट्रीज़ जाएंगे, तो जो तनाव वहाँ के एक नागरिक में होता है, वो तनाव काय का है? टैक्सेशन का तनाव, वहाँ के नियमों का तनाव। इतना तनाव में है आदमी कि ऐसा लग रहा है आदमी, व्यक्ति का जन्म क्यों हुआ, वो जीना क्यों चाहता है, इन सब के ऊपर उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है कि व्यवस्थित देश रहे, व्यवस्थित भूमि रहे, है ना। मगर किसके लिए आप उस व्यवस्थित कर रहे हैं? आप उस मनुष्य के लिए उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, निवासियों के लिए। उनके ऊपर तो आपका ध्यान है नहीं। आपके यहाँ पर निश्चित रूप से मैं बताऊं कि 4 अलग अलग वेंडर्स आते होंगे एक
कपड़े धोने के लिए आती होगी, एक बर्तन करने के लिए आती होगी, खाना बनाने के लिए आती होगी, एक न जाने क्या है गाड़ी के साफ करने वाला अलग होगा, आपका सबके लिए अलग अलग वेंडर्स हैं जो आपको सुख सुविधा देते हैं। विश्वास मानिए, इतनी सुविधा अमेरिका या चाइना जैसे देश में जो मल्टी मिलियनर होगा ना, उसी के पास में उपलब्ध है। हम लोग यहाँ पर मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो इस सुविधा को उपभोग कर रहे हैं, वो वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे तो खुद ही काम करना पड़ता है सबको। तो ये अच्छा है, जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, हम मानते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ऑब्स्ट्रक्शन। अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, मगर ये भी सब क्या है कि वो ब्रिटिश एरा का जो हैंगओवर है ना, वो है। जैसे कि आपने कोई आर्किटेक्ट से कभी काम करवाया होगा, तो क्या करता है, एक काम करेगा, थोड़ा छोड़ेगा, दूसरा चालू करेगा, इसको छोड़ेगा और चारों काम आपस में उलझा के रखेगा। ये हम सब लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है। और वो इसे क्यों करता है? क्योंकि उसको एक असुरक्षा का भाव है। और ये असुरक्षा कहाँ से आई? कि वो उसी ब्रिटिश समय का हैंगओवर। अब जो आर्किटेक्ट जिस काम को 3 महीने या एटमोस्ट 4 महीने में कर सकता है, वो उसको 6-8 महीने खींचता है, वो अपनी असुरक्षा की भावना से। वो ये नहीं समझ रहा है कि इस 4 महीने में जो उसका मालिक है, उसका कितना समय ज़ाया होगा और उस समय में वो कितना कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता होगा। तो ये मैं आर्किटेक्ट का तो एक उदाहरण दिया है। ये हर जगह ये असुरक्षित की भावना सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एक समय में हम लोगों ने बहुत कठिन समय बिताया है। देखिए, बिल्कुल आपको ध्यान होगा कि कैसे अकाल पड़े हैं ब्रिटिश समय में, कि वहाँ का सारा की सारा अनाज लेकर वर्ल्ड वॉर जहाँ पर हो रहा है अपने नागरिकों के लिए भेजा जा रहा है और यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये उस समय का हैंगओवर है। तो बात पे बात निकल के आई, इसलिए चर्चा कर दी। मगर हाँ, ये इन सब से हम लोग को उबरना पड़ेगा। तो उबरने के लिए भी देखिए अश्विन जी, इसमें ना सोच बहुत ज़रूरी है ना। हम क्या है, उस सोच से ही बाहर नहीं निकल रहे कि हमारा कुछ और सोच पाए। हम सोचते हैं बस जो ढर्रा चल रहा है बस उसी पे हम चलते रहें। एक जैसे कछुए का खोल होता है ना, हम उसके अंदर है, ठीक है, जैसे चल रहा है ठीक है, हम उसको तोड़ना ही नहीं चाहते, उसको ब्रेक नहीं करना। इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हैं और गवर्नमेंट भी छेड़ना नहीं चाहती है। जो कानून, चाहे आप लॉ को ले लीजिए, ब्रिटिश कानून सब लॉ बने हुए हैं, तो आज के हिसाब से उनमें संशोधन किया जाना जरूरी। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बहुत समय लग रहा है, थोड़ा नहीं। 70 साल हो गए हमको आज़ाद। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 70 साल भले ही हुए, मगर हम यहाँ पर स्वच्छंद हवा में बहुत अच्छे से जी कंफर्टेबली जी रहे हैं। दूसरे देशों में जिनको आप तथाकथित उन्नत देश कह रहे हैं, उनको उनके जीवन का लक्ष्य ही नहीं मालूम है। मैं कह रहा हूँ ना, वो अपनी भूमि के लिए जी रहे हैं, वो जो पीस ऑफ लैंड है उसके लिए। मगर उस लैंड में रहने वाले जो नागरिक हैं, जिनके लिए जीना चाहिए, उनके तरफ उनका ध्यान नहीं। अभी जब मैं अभी यूएस की यात्रा पे गया, तो जो भी मिलता था उससे चर्चा करना अच्छा लगता था। मेरा टैक्सी ड्राइवर था, मैं उसी से चर्चा करनी शुरू करी, भाई तुम यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर को क्या कमाते हो? उसने मैं कहा बड़े परेशान लग रहे हो। बोले हाँ, मेरा आए दिन तो ये लोग चालान बना देते हैं, मैं यहाँ पर पार्किंग का ये चालान, मेरे स्पीड ओवर का ये चालान, बोले इतने सारे तो मैं टैक्सीज देता हूँ, मैं ऐसे घर में रहता हूँ, उसका किराया इतना है, मेरी ये जो गाड़ी खरीदी उसकी इंस्टॉलमेंट इतनी है। और ये टैक्सी ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में एक समृद्ध परिवार में मेरा रुकने का था, तो बहुत बड़ा सारा बंगला था उनका, और मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू करी, तो लगभग सेम ही भाषा उन्होंने बोली जो टैक्सी ड्राइवर ने बोली, कि मैं यहाँ से अगर मेरे को वहाँ जाना होता है तो हर बार मेरे को $25 अपने टैक्सेशन के देने होते हैं। मेरा ये जो बड़ा घर है ये मेरा अपना है, मगर इसका टैक्स और इसकी इंस्टॉलमेंट इतनी है कि उसको भरते भरते परेशान हो जाऊँगा। जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे को ये बेचना पड़ेगा क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। ये सब चीज़ें हम लोग को दूर से तो बहुत प्यारी लगती हैं, सुंदर लगती है कि USA इतना डेवलप्ड, यूरोपियन कंट्रीज इतनी डेवलप, मगर उन लोगों ने उस डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया। मगर वो डेवलपमेंट किसके लिए है उस पर ध्यान देना चाहिए था, जो हमारे यहाँ पर है। ऐसा सोशल बॉन्ड है हम लोगों के बीच में, इतना ज़बरदस्त सोशल बॉन्ड है कि आप ये देखिए, अभी नोटबंदी हुई थी, अब मैं बहुत ज़्यादा सोच के आश्चर्यचकित हूँ। और यही प्रश्न मैंने विदेशों में भी किया था, किसी से भी करता था, यदि आप हम लोगों ने नोटबंदी करी, आप लोग कर सकते हैं क्या? बोले नहीं कर सकते। तो मैंने कहा क्यों? बोले कि कौन सपोर्ट करता हमको नोटबंदी में? तो मैंने कहा क्यों, आपके आस पड़ोस? बोले मैं जानता ही नहीं कि मेरा पड़ोसी कौन है। और आप ये देखिए कि जब नोटबंदी हुई थी
तो मैंने अपने परचूने वाले को, मैंने अपने न्यूज़पेपर वाले को, मैंने अपने किसी कार साफ किसी को भी एक भी पैसा नहीं दिया। जो परचूने वाले के पास में जाते थे तो बोले कि ठीक है वैसा जब होगा तब हिसाब कर लेंगे। तो उसने सब कुछ राशन भी हमको भिजवाया, सब कुछ ये भी किया। हमको जिनसे पैसे लेने थे हमने भी उनसे नहीं, मगर ये क्यों हो पाया? क्योंकि एक सोशल बॉन्डिंग थी, हमको एक दूसरे पर विश्वास था। तो इतनी ज़बरदस्त सोशल बॉन्डिंग हम लोग की है और विश्वास एक दूसरे के ऊपर है कि ये इतना बड़ा कदम जो शायद दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता, बड़े बड़े अच्छे अच्छे देश नहीं ले पाते, वो यहाँ पर सफल तरीके से हुआ और हम विजयी रहे उसमें। तो आज का जो हम अभी बात कर रहे हैं कि संस्कृति और कला के बारे में, और हमारे देश की जो संस्कृति है और या जो कला है वो मुझे लगता है कि इस संसार में सबसे रिच है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नोटबंदी का और हम क्यों मैनेज कर पाए, ये इसी कला संस्कृति का ही एक्सटेंशन है। बिल्कुल, जो संस्कार, हाँ, जो संस्कार हम पर इतने समय से चलते आए हैं, उसी का परिणाम है कि हम लोग ये सब कर पाए। इस सब को अच्छे से इससे पार उतर गए हम लोग, है ना। तो उसी कला संस्कृति संस्कार का परिणाम आप ये देख सकते हैं। और अल्टीमेटली अपना अंतिम जो लक्ष्य है वो जिसको हम बोलते हैं, उसमें प्रकृति और संगीत और प्रकृति दोनों ही आपस में इतने गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं और सपोर्टिव हैं। इनके बिना ज़िंदगी नहीं है असल में। ये हमारी ज़िंदगी का ही एक पार्ट है और हमारी ज़िंदगी में ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आज बड़ी अच्छी चर्चा हुई आपके साथ में, और इस वातावरण में जहाँ पर मेरे को आपका बेहतरीन गार्डन देखने को मिला, यहाँ पर का जो एनवायरनमेंट, यहाँ जो फूल पत्ते लगे हुए हैं, ऐसा ये जागरूकता, मेरे ख्याल से पर्यावरण के प्रति जागरूकता। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो देखिए, मैं आपको सही में बताऊँ, पौधे खरीद के लगाना, बीज लगाना और उगाना उतना सफिशिएंट नहीं होता। जो पैशन मैंने आप में देखा, और वो कैसे देखा कि ये सिर्फ उगाना ही आपका मकसद नहीं था, आपने इस पर डीप रिसर्च करी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे। और मैंने ऐसे इतने सारे पौधे आपके यहाँ पर देखे जो मैंने शायद कभी ज़िंदगी में नहीं देखे, और वो ऐसी ऐसी जगह उगते हैं जिसके लिए राजस्थान का क्लाइमेट सूटेबल नहीं है, मगर वो आपने यहाँ पर उसको लगाया है। तो जो प्रयत्न, जो साधना आपने की होगी इन सबको व्यवस्थित करने में, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। आज की इस वार्तालाप के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई आज हमारी, और हम लोगों ने संगीत को और पर्यावरण को किस तरह से दोनों के रिश्ते पे चर्चा की, और इसी तरह आगे भी हम लोग और अलग अलग पर्सनैलिटीज़ से आपको मिलाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए ओरियन ग्रीन्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।